सोचिए, सदियों की लड़ाई के बाद एक देश आजाद होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि अब हम कौन हैं, हम आगे क्या बनना चाहते हैं। ठीक यही सवाल भारत के सामने भी था, और इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही खास दस्तावेज में, जिसे हमारे राष्ट्र की आत्मा बनना था। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा तो शान से लहराया, पर असली काम तो अब शुरू होना था। एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ था। उसे एक वादे की जरूरत थी, एक आत्मा की, मतलब करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा भरोसा तैयार करना था जो यकीन दिलाए कि हाँ, इस नए देश में हर किसी को बराबरी, इंसाफ और सम्मान मिलने वाला है। और वो वादा शुरू हुआ बस इन शब्दों से, हम भारत के लोग। सुनने में ये सिर्फ शब्द लगते हैं ना, पर ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये करोड़ों भारतीयों का वो पक्का इरादा था, वो संकल्प था जिस पर एक पूरे नए भारत की नींव रखी जानी थी। तो सवाल ये है कि ये मार्गदर्शक शब्द, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए जरा पता लगाते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि हमारी प्रस्तावना ने दुनिया भर से बेहतरीन विचारों को अपनाया। जैसे संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आइडिया आया अमेरिका से। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से भारतीय थी, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसे पूरे संविधान में सबसे आखिर में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं शक्ति की। आखिर इस प्रस्तावना को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? इसका पावर सोर्स क्या है? वो शुरुआती शब्द याद है ना, हम भारत के लोग। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक बहुत बड़ा ऐलान कि इस देश में असली बॉस कोई राजा या कोई सरकार नहीं, बल्कि यहाँ की जनता है। सारी की सारी शक्ति लोगों के हाथ में है। अच्छा, तो अगर शक्ति जनता से आती है तो फिर इस देश का चरित्र कैसा होगा? इसका नेचर क्या होगा? प्रस्तावना हमें इसके कुछ बहुत मजबूत स्तंभों के बारे में बताती है। पहला स्तंभ है संप्रभु, मतलब सॉवरन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, अपने फैसले, चाहे वो देश के अंदर के हों या बाहर के, हम खुद लेंगे। अपना भविष्य हम खुद बनाएंगे। हाँ, हम दुनिया के साथ हैं, यूएन जैसे संगठनों का हिस्सा भी हैं, पर हमारे देश की कमान सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है। फिर आता है दूसरा स्तंभ, लोकतांत्रिक। देखिए, सदियों तक हमारे ऊपर राजाओं और सम्राटों ने राज किया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र को चुना, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां एक अमीर आदमी का वोट और एक गरीब आदमी का वोट, दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, लोकतंत्र भी ना दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग सीधे खुद कानून बनाते हैं, जैसा स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर होता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जहां लोग अपने प्रतिनिधि यानी एमपी, एमएलए चुनते हैं और वो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। अब भारत इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, तो जाहिर है हमने दूसरे रास्ते को चुना, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और फिर है तीसरा स्तंभ, गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी हेड ऑफ स्टेट, वो किसी शाही परिवार की विरासत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, एक चुना हुआ नागरिक, ना कि कोई राजा या रानी। लेकिन एक सवाल है, क्या संविधान एक बार लिख दिया गया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, सांस लेता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रस्तावना में हुआ एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव। ये बात है साल 1976 की। संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संशोधन। और इस एक संशोधन ने हमारी प्रस्तावना को हमेशा के लिए बदल दिया, उसे एक नया आयाम दिया। इस एक संशोधन ने हमारी प्रस्तावना में 3 नए और बेहद शक्तिशाली शब्द जोड़ दिए, जिसने हमारे संविधान के इरादों को हमेशा के लिए और भी ज्यादा साफ कर दिया। ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, समाजवादी का मतलब है एक ऐसे देश का वादा जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ काम करेगा। पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर का मतलब है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, वो सबको एक जैसा सम्मान और सुरक्षा देगी। और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी,
जो हमारे देश की एकता और भाईचारे की भावना को और भी मजबूत करने का संकल्प है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब प्रस्तावना को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, और वो भी अदालत के कटघरे में। एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसने दशकों तक देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाए रखा। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब भारत के भविष्य को तय कर सकता था। सवाल था, क्या प्रस्तावना वाकई में संविधान का हिस्सा है या ये सिर्फ एक खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन है? और इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया भी समय के साथ बदला। देखिए, 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इस केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न अंग है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने इस बात पर फिर से मोहर लगा दी। और यही केशवानंद भारती केस था जिसने हमें एक बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसके मूल चरित्र को नहीं बदल सकती। एक तरह से इस फैसले ने संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो इन सब बहसों और अदालती फैसलों के बाद आज प्रस्तावना की असल हैसियत क्या है? मतलब इसकी असली ताकत क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं? तो देखिए, अंतिम फैसला ये है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ये एक गाइडिंग लाइट की तरह है, एक रोशनी की तरह, जो हमारे कानूनों को रास्ता दिखाती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इसे लेकर सीधे अदालत नहीं जाया जा सकता। ये एक गाइड है, कोई कानूनी हुक्म नहीं। तो फिर एक आखिरी सवाल उठता है कि अगर ये कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकती, तो इसकी असली शक्ति क्या है? शायद इसकी असली ताकत कानून की किताबों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के दिल और दिमाग में है जो इसे अपना आदर्श मानते हैं, जो इस वादे पर यकीन करते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।